नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों कई लोग बाग मुझे मैसेज कर रहे थे कि राज जी क्या छोटी छोटी कहानी डाला करते हो हाईवे नाइट पर, जैसे हाईवे 33 पर आप अपलोड करते हो कहानियाँ थोड़ी बड़ी होती हैं वैसे ही डाला करो। मैं भी सोचा कि सही तो कह रहे हैं। चलो आज से शुरुआत करते हैं। इस चैनल पर थोड़ी पहले से बड़ी कहानी डालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरुआत करते हैं। ये कहानी है सूरज की। 2001 उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला का एक छोटा सा गांव में अब उनका घर था, लेकिन वो लोग शहर में रहते थे। सूरज अपने भाई के साथ में शहर में रहते थे। अपना खुद का मकान था। भाई एक अच्छे पोस्ट पर थे, भाभी थी, उनके बच्चे थे और वहाँ पर एक किराएदार लड़की भी रहती थी उनके घर में। और उससे अब एक तरह से सूरज जो थे ना वो भी नौजवान थे, जवान थे, लड़की का उम्र का ही थे और सूरज भी ऑफिस में काम करते थे। लेकिन जो लड़की है ना वो कोई और ऑफिस में काम करती थी और उनकी जो भाभी थी ना उनकी जान पहचान में थी और तभी अपने घर में रखे थे। पेइंग गेस्ट के रूप में रहती थी। जो भी होता था खर्च बर्च सब मिलजुल करके अब करती थी। लगता ही नहीं था कि कहीं दूसरे घर की है या हमारे घर में किराएदार के रूप में रहती है। परिवार के एक तरह से सदस्य थी। अब जो सूरज थे ना अब मन ही मन उस लड़की से प्यार करने लगे थे। देखने में भी अच्छी भली थी, लेकिन उसका परिवार जो था ना, परिवार में उसके पिता थे नहीं, उनकी माँ थी और एक भाई था। वो लोग गांव में रहते थे। ये लड़की कमाती थी, शहर में नौकरी करती थी और अपने भाई को पढ़ाती भी थी और अपने माँ का अब सेवा भाव भी करती थी। मतलब देख रेख जो भी पैसा कौड़ी देना अब सब कुछ करती थी। मतलब इसी के बलबूते पर उनका छोटा सा घर चल रहा था। अब बहुत ही मेहनती लड़की थी। दिन भर ऑफिस में काम करती, अब फिर शाम को जब आती ना तो भाभी के साथ रसोई में लग जाती थी। एकदम लगता ही नहीं था कि हमारे परिवार का नहीं है। सूरज मन ही मन उस लड़की से प्यार करने लगे। लड़की को भी एहसास होता था कि सूरज की नज़रें उनकी पीछा कर रही है। वो भी जब सूरज देखती ना तो शर्मा जाती, दूर दूर भागने की कोशिश करती। उनको लगता था कि सूरज उनको कहीं रास्ते में रोक लेंगे, कुछ पूछेंगे, प्यार की बातें करेंगे। डर लगता था कि कहीं भाभी नाराज़ ना हो जाए। इसी वजह से वो लोग आपस में प्रेम करते हुए भी और कभी मिल नहीं पाते थे। ऐसे ही सूरज अलग एक तड़पन लिए हुए थे और वो लड़की को भी एहसास होता था कि हाँ, हमसे सूरज बहुत ही प्यार करते थे। लेकिन डर था कि इस घर में अगर भाभी ने देख दिया फिर सारा काम खराब हो जाएगा। ऐसा चाहती थी नहीं। एक बार उनका मिलन भी हुआ थोड़ी देर के लिए। तब सूरज से बोलती है कि देखो यहाँ पर हमें कुछ दिन रहने दो, नहीं तो अगर भाभी को पता लग जाएगा ना तो मुझे निकाल देगी इस घर से। सूरज को भी लगा कि लड़की सही तो कह रही है। अगर भाभी को ज़रा भी पता लगता है तो भैया को बता देगी। अब भैया बड़ा गुस्से वाले थे, मेरी भी क्लास लेंगे और उस लड़की का भी ले लेंगे और हो सकता है कि घर से अब वो लोग बाहर भी कर दें कि ये सब घर में नहीं चलेगा। इसलिए लोग दोनों लोग अब चुपचाप रहते थे, मौके की तलाश करते थे कि कब मौका मिले। लेकिन उस घर में अब बच्चे भी थे, अब मौका मिलता ही नहीं था। मन मार करके दोनों के दोनों रहते थे और सूरज भी अपने ऑफिस जाते थे और लड़की भी अपना ऑफिस निकलती थी। दोनों का अब ऑफिस अलग अलग दिशा में था तो उधर कभी मुलाकात हो नहीं पाती थी। अगर सूरज जरा भी लेट होते ऑफिस से आते वक्त तो भाभी सवाल पूछती, कहाँ रह गए थे बेटा, कहाँ पर हो। अब एक तरह से सूरज भी डरते थे अपने भाभी से, भैया से, और उस लड़की से चाह करके भी अब मिलना जुलना नहीं हो सकता था। लेकिन ऐसा ही कुछ महीना तक चलता रहा। चुपचाप दोनों में प्यार होता रहा। प्यार कब इतना आगे बढ़ गया दोनों को पता ही नहीं था। लेकिन मिलन कभी नहीं हुआ, कभी भी एकांत में। अब ना तो सूरज उस लड़की का हाथ तक टच कर पाए थे, ना लड़की भी उनके इतने नज़दीक आ पाई थी। बस दूर से इशारा चलता था, इशारे में सब कुछ बातचीत हो जाती थी, इतने पे ही संतोष करते थे। अब मन ही मन सूरज उस लड़की से इतना प्यार करते थे कि उसके बिना अब रहना भी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि भाभी से बात किया जाए और इस लड़की से हमारी शादी करा दे। लड़की पढ़ी लिखी थी, योग्य थी, अच्छी काम कर रही थी। अब इससे बढ़िया रिश्ता कहाँ मिल सकता था।
लेकिन बहुत डरते थे कि भाभी नाराज़ हो गई, भैया का बोल देगी ना तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। अब एकांत में मिलना भी था, वो भी मौका नहीं आ रहा था और टाइम भी व्यतीत होता जा रहा था। लगभग उस घर में लड़की को रहते हुए कम से कम 1 साल हो चुका था। इसके बीच में वो 2 बार अपने घर भी जा चुकी थी कुछ दिनों के लिए। जब वो जाती ना तो सूरज को लगता कि बस सब कुछ उनका दुनिया लूट चुका है। घर में आने को मन नहीं करता था जब तक उसका चेहरा नहीं देख लेते और चैन नहीं पड़ता था। लेकिन वो चली गई ना 2-4 दिनों के लिए तो घर बिल्कुल सुना सुना सा लगने लगता था, एकदम बेकरार हो जाते थे। जब वो आ जाती तब उनको दिल को करार मिलता था। ऐसी हालत थी, शायद दोनों तरफ से थी। लेकिन एक मौका अब उनको मिलने वाला था। गांव में अब अपने पड़ोस में अपनी बिरादरी में किसी की शादी था और शादी अब भैया अटेंड करने वाले थे। अटेंड करने का मतलब कि हम सब अब वहाँ पर जाने वाले थे। मैं बड़ा खुश था कि चलो एक बार गांव का अब सफ़र भी किया जाए, बहुत दिन हो गया गांव गए हुए भी। और भैया भी कहते थे कि चलो घूम के आते हैं, लेकिन भाभी कहती कि वहाँ क्या जाओगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। लेकिन अब एक मौका था, गांव में शादी थी वो भी पड़ोस में, तो जाना ही जरूर था। लेकिन मैं अभी निश्चित नहीं था कि जो प्रेमिका है वो जाएगी कि नहीं जाएगी। आखिरकार जब पता लगता है कि हाँ वो इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहेगी, उसको भी अब जाना है भैया के साथ में, भाभी के साथ में, तो मैं बड़ा खुश हो गया था। मैं सोचा कि गांव में तो मौका ही मिलेगा, लोग बाग शादी के फंक्शन में रहेंगे और हम दोनों कहीं न कहीं मिलने का अब जगह ढूंढ भी लेंगे, मिल भी लेंगे। एकांत में कहीं ना कहीं हम अब मिलना तय हो जाएगा। मैं बहुत खुश था। गांव हम निश्चित टाइम पर जाते हैं, मैं तो बड़ा खुश था, चहक रहा था। और भाभी पूछती थी कि आज चहक के रहे हो देवर जी। तब मैं बोला कि गांव की खुशबू ऐसी है, गांव हमें बड़ा प्यारा लगता है। और वो लड़की भी बोल रही थी कि मुझे भी गांव में रहना बहुत अच्छा लगता है। हम गांव पहुंच गए थे। हमारे पड़ोस में शादी थी और भाभी ज़्यादातर वहीं पर रहती थी। पड़ोस का मामला था, उसी के लिए तो हम लोग आए थे इतनी दूर से। अब रात दिन अब वहीं पर धूम धड़ाका होता रहता था, शादी का उत्सव था, लड़की की शादी थी, बारात आनी थी। लेकिन अभी तक मुझे मौका नहीं मिला था। अब मैं जगह का तलाश कर रहा था। हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल जो था ना, अब ऐसा ही था, उसके जो बाउंड्री वगैरह थे उसमें दरवाज़ा ज़रूर लगा हुआ था, लेकिन कोई ताला वाला बंद नहीं होता था। ऐसा उसमें कुछ था ही नहीं। जो बच्चे छोटे छोटे आते थे, अपना ज़मीन पर बैठ कर पढ़ाई होती थी उस टाइम में, दरी वगैरह बिछा करके। तो एक तरह से वो दरबार खुला ही रहता था, स्कूल खुला ही रहता था। मुझे वो जगह बड़ा सूटेबल लगी कि चलो अब तो इस लड़की से मौका देखकर बात करते हैं और रात वहीं पर हम चलते हैं मिलने के लिए। एकांत में लड़की से मिलना चाहिए था। अब मैं बहाना अब देख करके अब उस लड़की से मिलता हूँ और वो लड़की भी थोड़ा डर जाती कि नहीं रात में और इतना दूर स्कूल में, कहीं आसपास देख लो ना जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो। लेकिन मेरी नज़र में अब ऐसी गांव में जगह मिल नहीं रही थी। ये तो छोटा सा गांव था और एक दूसरे को सारे लोग जानते थे, संभव ही नहीं था। तब मैं बताया कि देखो वो जगह सुरक्षित है, मैं उस जगह से परिचित हूँ और वहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं रात में। लोग बाग बताते हैं कि वहाँ कुआं है, अब तो वो सूख चुका है, वहाँ पर कोई भूतों का बसेरा है। लोग बाग डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता, मैं भूतों को मानता नहीं। क्या तुम मानती हो? वो लड़की कहने लगी ना, मैं कभी भूत को देखी नहीं तो मैं डरूं किस लिए। आखिरकार हमारा मिलना जुलना तय हो चुका था। रात के टाइम में जब वहाँ पर फंक्शन चल रहा था, अब वहाँ गाना बजाना हो रहा था और हमें वही वक्त मिला था। सबसे पहले मैं गांव के बाहर जा कर के निश्चित जगह पर इंतज़ार करता हूँ, लड़की का आने का अब बाट देखता हूँ। आखिरकार रात को 11 बजे लड़की अब मुझे दिखाई देती है, सफ़ेद वस्त्रों में चमकते हुए। चांद की रोशनी थी तो मैं पहचान गया चाल ढाल से कि हाँ ये मेरी प्रेमिका ही है। आती है तो मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ, मन बड़ा खुशियों से भर जाता है इतना नज़दीक उसको देख करके। और हम हाथ पकड़ते हुए स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं। जब स्कूल पर पहुँचते हैं ना तो वो कुआं पहले पड़ता था। मैं उस कुएं को बोलता हूँ अपनी प्रेमिका को कि देखो यही सूखा कुआं है। यहाँ पर गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ पर आत्माएं रात को निकल करके और घूमती रहती है, क्या तुम विश्वास कर सकती हो? तब लड़की कहने लगी नहीं, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती। अब फिर हम लोग स्कूल में दाखिल हो जाते हैं। कुछ देर हम आपस में बातचीत करते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं
कि हम शादी करने के बाद में कैसा रहेगा हमारा परिवार, उसी विषय में सब सोचते हैं, बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आखिरकार वो वक्त आ चुका था। मैं अब उसको आगोश में ले रहा था, लेकिन लड़की मना कर रही थी कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, शादी के बाद इतना अब जल्दीबाजी मत करो। लेकिन मैं कहाँ रुकने वाला था। अब इतना टाइम इंतज़ार किया, मैं सोचा कि अब शादी के बाद तो पहले क्यों नहीं। लेकिन लड़की बार बार मेरे हाथ को रोक रही थी, ये सब ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं है। वो थोड़ा अलग किस्म की लड़की थी, वो बिल्कुल इस चीज़ों से थोड़ा अब खपा रहती थी। मैं उसको आगोश में भर रहा था, लेकिन वो मेरे से दूर छिटक रही थी। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। बड़ी मुश्किल से तो ये रात मिली थी, और वो रात को भी ये काला करना चाहती थी। मुझे बड़ा इतराज़ हो रहा था। अब मैं कहने लगा कि देखो, मैंने सपने संजो के रखे थे कि हम गांव जाएंगे, एकांत में मिलेंगे, और देखो ये सब होने के बाद भी तुम मुझसे दूर रह रही हो, ठीक बात नहीं है ना। और लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि ना, अपने आप को संभालो, ये सब चीज़ें शादी के बाद में अच्छा लगता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझसे बात करो, प्रेम करो, सब कुछ करो, लेकिन थोड़ा दूरी बना करके। सच कहूँ ना, उसकी बात मुझे बहुत ही कड़वी लग रही थी। उस वक़्त में बड़ा गुस्सा आ रहा था। मन तो कर रहा था कि वहाँ से छोड़ करके अब मैं चली जाऊँ, लेकिन मैं गया नहीं। मैं उसको बार बार आग्रह करता रहा कि थोड़ा पास तो आ जाओ, ठीक है हम दूरी बना कर रखेंगे, लेकिन नज़दीक तो आओ। लेकिन वो भड़क रही थी कि नहीं नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास आऊँगी तो फिर तुम अपने आप पर अब एक तरह से काबू नहीं रख पाओगे। नहीं नहीं, ठीक नहीं है। उसी वक्त मुझे लगा कि जैसे दरवाजे पर, स्कूल के दरवाजे पर कोई खड़ा है। लेडी जैसा मुझे दिखाई दिया, जिसके बाल खुले खुले हवा में लहरा रहे थे। मैं जब देखता हूँ दरवाजे पर, अचानक मेरे होश उड़ जाता है। अरे, कोई हमको पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया क्या? यही लगा था कि ज़रूर हमारे घर का कोई सदस्य महिला है और हमारी पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। मैं एकदम डर गया था। अब मैं डरा ना तो लड़की कहने लगी, क्या हुआ, क्या हुआ सूरज, क्या बात है, चुपचाप क्यों हो गए? अब मैं उंगली का इशारा कर रहा हूँ कि देखो देखो, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। मुझे लगा कि आज तो हम तो रंगे हाथों पकड़े गए, अब हम लोग अब क्या होगा। लेकिन जब लड़की देखती है ना, कहती है कहाँ है, यहाँ तो कोई नहीं है। वाकई में मैं जब मुड़ के देखता हूँ दरवाजे पर, मैं डरा हुआ था, और जब देखता हूँ तो बाकी में वहाँ कोई नहीं था। तो क्या वो सब मेरा बहन था? मेरे मन के अंदर में ऐसा कुछ चल रहा था, तब मैंने ऐसा देखा था? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बिल्कुल देखा था इन्हीं आंखों से, और वो औरत मुझे दरवाजे पर, बिल्कुल उसके बाल खुले हुए थे, लहरा रहे थे, और देखने में जवानी औरत लग रही थी। अचानक कहाँ गायब हो गई। मुझे यकीन नहीं हुआ अपने प्रेमिका की बातों पर। अब मैं दरवाजे से निकल करके बाहर देखता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे आता जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ तो कोई तक नहीं था। एक आवारा कुत्ता भी उस जगह पर, वहाँ पर बिल्कुल जिधर देखो चांदनी रात जरूर थी। बिल्कुल वहाँ पर सन्नाटा फैला हुआ था। झिंगुर की आवाज़ ऐसे ही अब शोर कर रहे थे। हाँ, वहाँ पर दो चार पेड़ भी थे, उस पर पक्षी बैठे होते हैं, उनका भी एक कभी कभी रुक रुक करके कोई डाली हिल जाती थी तो वो शोर करके उड़ जाती थी। बस इतना ही था, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं थी। तो जिस औरत को मैं देखा था, क्या मेरे दिमाग का भ्रम था? वो क्या था? वो कौन थी औरत? कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि मेरे दिमाग का भ्रम है। मैं डरा हुआ था ना, मुझे लग रहा था कि कोई मेरा गांव से पीछा करते हुए यहाँ तक तो नहीं आ गया। यही सब मैं देखा था। मैं अपने आप को समझाता हूँ, अरे चलो छोड़ो ना, कोई है ही नहीं तो डरना किस बात का। आज जब मैं दरवाजे के अंदर जाता हूँ, लड़की बैठी हुई है और उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है। सच कहो, मुस्कान देख करके मुझे थोड़ा अजीब तो लगा। वो थोड़ा डरी हुई थी उस टाइम में, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर नाम की चीज़ थी नहीं, मुस्कान दिखाई दे रहा था। मैं उससे थोड़ा दूरी बना के बैठता हूँ, और तब मेरा हाथ पकड़ के खींच लेती है और कहती है, दूरी किस लिए? आवाज़ जब मैं सुनता हूँ ना, तो आवाज़ में थोड़ी बदलाव जरूर था। मुझे लगा कि गांव का हवा पानी का असर है, सर्दी जुकाम हो गया होगा, और ये बदलाव तो हो ही जाता है अक्सर। मैं इस पर विशेष ध्यान नहीं देता हूँ, और तब मैं थोड़ा शौक हो जाता हूँ। जो लड़की मुझसे दूरी बना कर रहना चाहती थी, और मेरे बाँह पकड़ के कहती है, इतना दूरी क्यों, पास आओ ना। सच कहूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका बर्ताव देख करके, उसको व्यवहार को चेंज करके। जब चेंज किया,
पहले वो तो दूरी बना के रखना चाहती थी, अचानक उस पर क्या हो गया? मैं उस वक्त समझ में नहीं पाया, लेकिन मैं बहुत खुश था। मैं एक तरह से कहूँ उसका आगोश में भर लिया था, और वो कोई भी अब मुझ पर प्रेशर नहीं कर रही थी कि मुझे छोड़ दो। बिल्कुल मुझसे चिपट गई थी। ये सब देख करके मैं थोड़ी देर के लिए अवाक तो जरूर रह गया था। मुझे लगा कि शुरू शुरू में लड़की ऐसे ही अब बोलती हैं कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आखिरकार देखो ना, मेरे आ गई ना पास में, मेरे आगोश में आ गई ना। अब मैं यही सब सोच करके अब प्रेम शुरू करता हूँ, और वो मुझसे आगे निकल जाती है। सच कहूँ ना, इसका बदलाव कैसे हुआ था मैं उस रात तो समझ नहीं पाया था, लेकिन मैं बहुत खुश था। हम दोनों की मनोकामना पूर्ण हो चुकी थी, और इसके बाद हम वहाँ से अब चल पड़े थे। जाते जाते हम उस कुएं के पास से गुजर रहे थे, सूखा कुआं। वहाँ से जब गुजर रहे थे ना, तब मुझे पानी में छपाक सी आवाज़ आई। मैं झांक करके भी देखा, सूखा कुआं, और वो शायद बरसात का पानी था। गांव वाले कहते थे कि इसमें पानी पीने लायक नहीं, मटमला पानी है, इसमें पानी होता नहीं है, सूख जाता है, बरसात आता है तो थोड़ा बहुत पानी भर जाता है। मुझे लगा कि कोई जानवर वगैरह होगा उसमें, छोटा जानवर, अब मेढक वगैरह, और वो उसमें गिर गया होगा, उसी की छपाक की आवाज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे कोई दिखाई भी नहीं देता है। और तब हम लोग अब चल देते हैं गाँव में। लड़की तो चली जाती है भाभी के पास में, जिस घर में फंक्शन था वहाँ जाकर के अटेंड कर लेती है, किसी को पता भी नहीं चलता है। और हम अपने घर में छत पर आकर के सो जाते हैं बड़े मज़े में। और वही सब मन में कल्पना किए कि आज देखो मेरी मन की कल्पना पूरी हो चुकी है, जो मेरी ख्वाहिश थी सब कुछ पूरी हो चुकी है। मैं बहुत खुश था। आखिरकार मैं नींद में आ जाता हूँ, और सुबह मैं जागता हूँ, भैया की आवाज़ आती है, सोता रहेगा कि उठेगा भी? और तब मैं उठ कर के भागता नीचे आता हूँ। लड़की जो है ना, बिल्कुल आम सरल सी दिख रही थी, ऐसा कुछ नहीं था, कोई उसमें बदलाव नहीं था। और सारा दिन जो फंक्शन, अपना घर, खाना पीना तो सारा उसी घर में होता था। बस हम तो सोने के लिए आते थे, और भाभी, बच्चे उनके, और वो लड़की उसी घर में, उनके घर में ही सो जाती थी। बस हम जेंट्स थे ना जो अपने घर में सोते थे। भैया तो आंगन में सो जाते थे चारपाई डाल करके, लेकिन मैं छत पर जा कर के सोता था। अब हवा भी अच्छी चलती थी। उस रात भी जब मैं उस घर में जाता हूँ जहाँ पर फंक्शन चल रहा था शादी का, 2 दिन के बाद में बारात आने वाली थी, तो फंक्शनों का अब चलता रहता है, वहाँ पर गान बजान सब हो रहा था। अब मैं जाता हूँ कि भाभी सब कुछ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, ये पूछने के लिए। लेकिन भाभी किसी काम में फंसी हुई थी, और तब वो लड़की मेरे पास में जाती है और कहती है फिर हम रात को वहीं मिलेंगे, पहुँच जाना टाइम पर। मैं उसकी बात सुन करके जैसे अचंभित हो उठा था। अरे, देखने में ये मुझसे दूर दूर भागती थी, और इसको क्या हो गया भाई? बिल्कुल गांव में आकर के बिल्कुल बदल चुकी है। गांव का जैसे असर हो चुका है हवा पानी का इसके बाद, मुझे तो उस वक्त में यही लगा था। लेकिन मैं अंदर से बड़ा खुश था। निश्चित टाइम पर मैं उस जगह पर जाके खड़ा हो जाता हूँ। अब मैं इंतज़ार करने लगता हूँ कि अब आएगी, अब आएगी, लेकिन वो आती नहीं है। आखिरकार मैं सोचता हूँ कि लड़की कहीं वहाँ तो नहीं चली गई, स्कूल पर तो नहीं चलेगी। मुझे लगा कि नहीं, इतना अकेले नहीं जा सकती हो, गांव का मामला है, वो बिल्कुल नहीं जा सकती। आखिरकार मैं थोड़ा देर और इंतज़ार करता हूँ, और तब वो लड़की आती हुई दिखाई देती है। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। और फिर हम दोनों उसी कुएं के पास से गुजरते हुए और फिर स्कूल के कमरे में पहुँच जाते हैं। और फिर वही कल वाला सब कुछ दोहराया जाता है। मैं भी खुश, लड़की भी खुश। मैं इसका रवैया जो बदलाव हुआ था, कैसे हुआ था, मैं आज भी नहीं जान सका था। और जब हम गुजरने लगे ना, तो वही उसी कुएं में जो सूखा कुआं था, एक आवाज़ जरूर आई थी, आवाज़ गूंजी थी कुछ पल के लिए। तब मैं भी चौंक गया था और झांकने लगा कि कोई है इसमें कोई है क्या, लेकिन वहाँ कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। आखिरकार फिर हम घर पे चल देते हैं, और शादी के रात तक हम ऐसा ही करते रहे। रात में जब भी मौका मिलता और हम वहाँ पर चल जाते, अपना प्रेम करते, और फिर उस कुएं के पास से आते और निकल जाते। लेकिन अब इसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ चुकी थी। जो खाना खाती थी ना, वो कुछ ज़्यादा ही अब खा रही थी। सबको लग रहा था कि गांव का हवा पानी का असर है, ये कुछ नहीं, यहाँ भूख खुल कर लगती है, यहाँ का हवा पानी अलग ही है, बड़ा मस्त है। जिसको भूख भी नहीं लगना है वो गांव में जाए तो उसको भूख
खुल के लगती है, और हमें भी लग रहा था। खाने पीने में वो संकोच नहीं करती थी। और हम लोग ऐसे थे कि नॉनवेज भी खाते थे उस टाइम में, तो नॉनवेज भी बनता था हमारे घर में। उस घर में तो नहीं बनता था, भैया के लिए और मेरे लिए, और वही लड़की बनाती थी। और वो लड़की को मैं कभी नॉनवेज खाते हुए नहीं देखा था। जब नॉनवेज बनाती थी ना, तो बड़े शौक से नॉनवेज को खाती भी थी, आनंद ले ले करके। ये सब बदलाव मैं अपनी नज़रों से सब कुछ देखा था। आखिरकार शादी ब्याह होता है, और फिर सब कुछ होने के बाद हम अपना शहर लौट आते हैं। अपना वही सामान्य से ज़िंदगी, ऑफिस जाना और फिर घर आना, सब कंट्रोल भाभी के हाथ में होता है, भैया के हाथ में होता है। और मैं अपने कमरे में छत के ऊपर सोता था, और वो लड़की भाभी के साथ वाला कमरा था, वहाँ पर रहती थी। वो अकेले ही कमरे में सोती थी, और मैं ऊपर के छत पर। जब हम लोग लौटे थे ना, 2 दिन तो आराम से गुजर गया था। अब मैं जानता था कि ये स्कूल नहीं है, ये हमारे गांव का इलाका नहीं है, ये हमारे भैया भाभी का घर है। यहाँ पर ऐसा दुस्साहस करना ठीक नहीं है। अगर हम लोग पकड़े गए ना, तो फिर हमारी क्लास लग जाएगी। लेकिन मैं अब जानता था कि कुछ दिन के बाद में मैं भाभी को पटाऊंगा। अब बोलूँगा ये लड़की मुझे पसंद है, ज़रूर भैया से बात करेगी। और भाभी भी उस लड़की को बहुत ही प्यार करती थी, अपने बहन की तरह रखती थी, तो मेरा कहना जरूर मानती। लेकिन अभी दूर की कौड़ी थी ये। वो उस रात में अपने कमरे में सोया हुआ था, दरवाज़ा खोल के ही सोता था मैं। अब वहाँ शहर में चोरी चकारी कोई डर नहीं, और वो भी छत पर। अब 3 ताले बंद थे, 3 ताले तोड़ करके कौन आता है छत पर। अब मैं डरता भी तो नहीं था ना। दरवाज़ा खुला हुआ था, पंखा वगैरह चल रहा था, गर्मी के दिन थे, और मस्त हवा बाहर से भी आ रही थी, और मैं लाइट बंद करके सोता था, गहरी नींद में था। और तब मुझे लगा कि कोई मेरे को बाहों में भर लिया है। मैं नींद से जाग गया, और मैं जब महसूस करता हूँ कि ये तो मेरी प्रेमिका है, मैं डर गया। तुम यहाँ पर। और तब वो आवाज़ बदली हुई थी, गांव से जब भी लौटी थी। अब कमाल की बात थी कि दिन में आवाज़ उसकी सुरीली हो जाती थी, और रात के टाइम में आवाज़ उसकी थोड़ा चेंज हो जाती थी, बदल जाती थी। आवाज़ में भारीपन आ जाता था। इसको मेरे भाभी ने भी टोका था। तब वो कहने लगी मुझे नहीं मालूम ये कैसे मेरा आवाज़ बदल गया, शायद गांव का हवा पानी की वजह से हुआ है। लेकिन वही आवाज़ दिन में उसका टोन बदला होता था, और वो भारी आवाज़ में कहती हैं चुपचाप पड़े रहो, चुपचाप, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। मैं सच कहूँ ना कि अपने घर में मैं बहुत डर चुका था। मुझे लगा कि अगर भाभी को जरा भी शक हो गया कि लड़की छत पर गई है, तो भैया को जरूर बता देगी। अब भैया तो मेरी वो क्लास लगाएंगे कि मैं अब जान सकता था कि वो क्या करने वाले हैं। मैं एकदम डर गया था, कांप गया था। तुम जाओ, तुम नीचे जाओ, तुम ऊपर क्यों आई? हम कोई और जुगाड़ देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ठीक नहीं है। भाभी कभी न कभी बच्चों के लेके अब जागती रहती है, कभी भी उसकी नींद खुल सकती है। तुम लौट जाओ, लौट जाओ। लेकिन वो मुझे बिल्कुल बोलने का मौका तक नहीं दे रही थी। मुझे दबा लिया, मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अब भारी आवाज़ में कहने लगी खामोश रहो, चुप रहो, मुझे अपना काम करने दो। और सच कहूँ ना, मैं उस रात को भूल नहीं सकता। वो मेरे साथ में खेल खेल चुकी थी। फिर चुपचाप बिना कुछ बोले हुए अपने कपड़े लत्ते सही करते हुए और नीचे उतरती चली गई। मैं तो कांपता रह गया था कि कहीं भाभी ने उसको सीढ़ियाँ उतरते हुए देख लिया, आवाज़ आ गई, और वो सब कुछ समझ जाएगी कि मेरे और उसके बीच में क्या चल रहा है। भैया को जरूर बता देगी। मैं डरा हुआ था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद तो हर रोज़ वही खेल मेरे साथ में होने लगा। 12 बजे के बाद वो लड़की कब आकर के मेरे कमरे में और मेरे बिस्तर पर मेरे ऊपर में सवार हो जाती थी। अब मैं उसको डांटता था, तुम चले जाओ, ठीक नहीं है, ये मेरा घर है, ये गांव नहीं है, गांव का स्कूल नहीं है, जो मर्जी हम लोग कर लें। लेकिन वो मेरा मुंह दबा देती थी, कहती थी खामोश रहो, मुझे अपना काम करने दो। हफ्ता दिन हो चुका था, और उसका जो बदलाव था ना, वो थोड़ा अब अलग दिखने लगा था। इस घर में वो भाभी कहती कि नॉनवेज खाने को मन कर रहा है। भाभी खाती नहीं थी, ज़्यादा उसमें वो उलझती भी नहीं थी। तब वो कहने कि ऐसा करो, तुम्हारे भैया को भी खाए, काफ़ी दिन हो गया, वो तो खाते हैं, तो उनके लिए मैं ला दूंगी और तुम लोग बना कर खा लेना। अब उसका जो नॉनवेज का खाने का जो दिल था ना, अब एकदम रोज़ पर रोज़
कभी न कभी उसको अब ये भोजन ज़रूर चाहिए था। भाभी इस चीज़ को भांप रही थी और एक दिन उससे पूछी भी कि तू पहले तो नॉनवेज खाती नहीं थी, जो मैं हम लोग खाते थे घर में, और तू वही खाती थी, ये बदलाव तेरे में कैसे आ गया? और तब कहने लगी भाभी मुझे नहीं मालूम, मेरा मन करता है कि कभी कभी मन करता है ना कि मैं नॉनवेज ज़्यादा ही खाऊं। ऐसा क्यों होता है मुझे कुछ नहीं मालूम। अभी तक हम लोग बेखबर थे, ऐसा कुछ हमारे घर में नहीं है। लेकिन उस रात जब वो मुझसे मिलने के लिए आती है ना, तब भाभी जाग जाती है, बच्चे कोई उठ जाता है, उसको लग जाता है कि कोई सीढ़ियों पर चल रहा है। दरवाज़ा खोल के देखती है तो जिस हालात में थी ना लड़की जिस हालात में थी ना, छोटे छोटे कपड़े में, भाभी देख करके दंग रह गई और उसको आवाज़ लगाने लगी, अरे तुम ऊपर कहाँ जा रही हो? ऐसे कपड़े तुमने क्यों क्यों पहन रखे? ये हमारा घर है, कोई हॉस्टल नहीं है, तुम इसको हॉस्टल मत समझो। लेकिन उस लड़की पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। भाभी उसको आवाज़ दे रही थी और मैं तो गहरी नींद में सोया था, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं चला कि नीचे क्या हो रहा है। और तब भाभी दौड़ करके उसका हाथ पकड़ लेती है, तुम ऊपर कहाँ जा रही हो? तुमने इतने छोटे छोटे कपड़े हमारे घर में क्यों पहने हुए हैं? क्या तुम्हें इज्जत का कोई शर्म नहीं है? तुम क्या हॉस्टल समझ रखी हो हमारे घर को? ये सब यहाँ नहीं चलेगा। लेकिन उस लड़की पर भाभी का बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। मेरी भाभी को धक्का दे देती है, भारी आवाज में बोलती है, तू हट, मुझे अपने प्रेमी से मिलने जाना है। भारी आवाज में भाभी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। आखिरकार जब चीखती है तो भैया भी जाग जाते हैं, वो भी आ जाते हैं और तब तक सारी सीढ़ियाँ चढ़ करके हमारे कमरे में आ जाती है और मुझे सीने पर बैठ जाती है। और तब तक भैया भाभी अब चीखते हुए, और तब तक मैं नींद में था, मुझे कुछ मालूम भी नहीं था। दिन भर का ऑफिस का थकान और नींद तो गहरी लगती थी, नीचे क्या हो रहा मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जब ऊपर शोर होता है और मेरी छाती पर दबाव पड़ता है और तब मेरी नींद खुलती है और तब मैं जो देखता हूँ कि वही लड़की है, ऐसी कपड़ों में बैठी हुई है और भाभी भैया चीखते और वो देख देते हैं। लड़की को अब समझाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम मेरे देवर के कमरे में क्यों आई हो? और तब वो चीख के कहती है, तेरा होगा देवर, मेरा तो प्रेमी है। भारी आवाज़ में, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। भारी आवाज़ में तब भैया को संदेह हुआ। भाभी को कान में कहते हैं, अब मेरी हालत तो आप समझ ही सकते हो कि भैया भाभी के सामने मैं अपने आप को अब कैसा पा रहा था। मेरे तो बस आंखें शर्म से झुकी हुई थी। अब भैया भाभी कान में कह रहे थे, फुसफुसा रहे थे, जरूर इस पर आत्मा कोई सवारी कर रही है, कोई प्रेत का असर है, कोई प्रेतनी का असर है, नहीं तो ये लड़की ऐसी नहीं थी, इसको हम जबरदस्ती लेके चलते हैं। आप मुझे कहते हैं, मेरा नाम लेके, सूरज तू उठ जा और चल, इसको खींच के ले चलते हैं मंदिर घर में, मंदिर घर में। और वही होता है, मैं तो शर्म से पानी पानी था। ये सब देखने के बाद में मेरी वजह से ही लड़की ऊपर आई थी और मैं अपने आप को अब एक तरह से कसूरवार मान रहा था कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। भैया भाभी जगे हुए हैं, आप मेरे बारे में ना जाने क्या क्या सोच रहे होंगे। आखिरकार हम उस लड़की को ज़बरदस्ती अब खींच कर ले जाते हैं। लड़की बार बार चिल्लाती है, सबको धक्का मारती, मुझे ही मार दी। और मैं अब सच कहूँ ना कि मैं इतना उसमें पावर पहली बार देखा था, जो पावर मैं महसूस कर रहा था शरीर में, जैसे उसके अंदर में बहुत सारी ताकत आ गई थी, काबू भी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से हम लोग तीनों लोग मिल करके और तब उसको नीचे ले जाते हैं मंदिर वाले घर में। अब वो जाती नहीं, हम लोग खींचते हैं लेकिन वो छिटक जाती है। अजीब आवाज़ में भाभी को धमकाने लगती है, मैं सबको देख लूँगी, सबको देख लूँगी, मुझे अपना प्रेमी से मिलना है, तुम लोग मिलने नहीं दे रहोगी। ऐसी ऐसी बातें मेरे को अब जैसे शर्म आ रही थी। मैं उस वक्त सही कहूँ ना, इतना शर्मिंदगी मुझे आ रही थी। अब मुझे लग रहा कि अब भाभी मेरे बारे में क्या सोच रही। लेकिन भाभी समझ गई थी, भैया समझ गए थे कि इसके ऊपर में कोई प्रेतात्मा सवार हो चुकी थी। बहुत कोशिश किए और तब जा कर के उसका पैर मंदिर का अब घर में चौखट के पार पड़ा था। आज जैसे ही एक ही कदम घर के अंदर पड़ा और वो लड़की बेहोश हो गई थी, वहीं चौखट पे ही गिर गई। अब सच कहूँ ना कि सब लोग डरे हुए थे। भैया भाभी का भी ये बुरा हाल था। अब मेरा तो आप पूछो मत, मैं कैसे उस टाइम अपने आप को अब खड़ा कर पाया था। मैं बहुत डरा हुआ था। बच्चे भी जगे हुए थे, भाभी का वो भी रो रहे थे। अब बच्चे को भी संभालना, इधर इस लड़की को संभालना, अब तो बेहोश हो गई थी। भैया कहते हैं, सूरज इसको अंदर खींच के कर, मंदिर के घर में कर।
मैं उसको मंदिर घर में करता हूँ तब तक बेहोश होती है। भैया को समझ नहीं आ रहा कि ऐसे वक्त में करना क्या चाहिए। तब भाभी बच्चों को चुप करा के आती है और कहती है कि गंगा जल लो और इसके ऊपर में छिड़को, तभी ये होश में आएगी। अब भैया फिर वही करते हैं, गंगा जल लेकर के और उसके ऊपर छिड़काव करते हैं। कुछ देर के बाद में लड़की कुनमुना के उठती है और जैसे आश्चर्य से देखती है अपने आप को, जैसे कपड़े पहन रखी हैं ऐसा वो कभी अपने बेडरूम से बाहर निकल नहीं सकती थी। अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करती है और रोने लगती है। ये मैं कहाँ आ गई, कैसे आ गई, मेरे साथ में क्या हुआ। भाभी कहती है कि तुम शांत हो जाओ, यहाँ कोई दूसरा कोई नहीं है। अब मुझसे कहते हैं कि इसके कपड़े कमरे से लेके आ। अब मैं कपड़े तो मिले नहीं कि कौन सा इसको दूँ। अब एक चादर मिलता है, चादर ले आकर दे देता हूँ कि अपने तन को ढको। तब वो अपने तन को ढकती है। अब भाभी उसे सवाल पूछती है कि तुम्हारे शरीर में कौन था, तुम ऐसी हरकत कर रही थी। और वो लड़की रोने लगी कि भाभी मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मेरे साथ में क्या हुआ कुछ भी मालूम नहीं। आखिरकार भैया भाभी आपस में बात करते हैं और कहते हैं जो होगा अब तो सुबह ही होगा। अब इसके बाद में हमारे घर में कोई सोता नहीं है, सारे लोग हम जगे रहते हैं। उस लड़की का रखवाली करते हैं, मंदिर के कमरे में रखते हैं। डर लगता है कि बाहर निकलेगी और फिर उसके ऊपर में कोई प्रेतात्मा सवार हो जाएगी और फिर हम लोग के काबू में नहीं आएगी। हम लोग डरे हुए थे। आखिरकार सुबह होता है और तब जाकर के जान में जान आती है। अब भैया फिर अब बाहर निकल जाते हैं, कहते हैं मैं आता हूँ कुछ देर के बाद में। और जब वो लौटते हैं ना तो उनके साथ में एक तांत्रिक था। तांत्रिक जा कर के अपना जो भी काम था और वो करता है और कहता है कि इसके ऊपर में पिशाचनी सवारी कर रही थी। भैया पूछने लगे ये कहाँ से आई। और तब वो कहने लगा ये मैं बता नहीं सकता कहाँ से आई, आप लोग याद करो कि इस लड़की को लेकर कहीं गए हुए थे या लड़की कहीं ऐसी जगह पर गई थी जहाँ पर प्रेत आत्माएं रहती हों। तब मैं कहने लगा कि हाँ गांव गए थे, कुआं के अंदर में एक प्रेतात्मा गांव के लोग बताते हैं, शायद वही होगी। भैया भाभी मुझे घूर के देख रहे थे। वो उस वक़्त तो कुछ नहीं बोले। आखिरकार उसका इलाज हुआ, तंत्र मंत्र सब कुछ हुआ और तब वो तांत्रिक कहता है कि अब ये ठीक है, मैंने इसको ऊपर से पिशाचनी को उतार दिया हूँ। एक गले में एक माला पहना दिए थे कि रक्षा कवच है, अब ये कुछ अब सही रहेगा, सब कुछ इसके ऊपर में और दोबारा नहीं आएगी। लेकिन इसके बाद में जो मेरी क्लास लगाई गई, भैया सब कुछ समझ चुके थे। तो इस लड़की को लेकर के उस स्कूल में गया था। मैं सच के अलावा अब कुछ नहीं बोलता हूँ और कहता कि हाँ भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, मैं एकांत पाने के लिए गया था, कुछ नहीं छुपाता हूँ। और तब भैया कहते हैं कि इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी, अब तुम्हें इसी लड़की से शादी करना पड़ेगा। हाँ मैं तो इस बात के लिए तैयार ही था, वो सज़ा तो मुझे मंजूरी थी। अब फिर 1 साल के बाद हमारी उसी लड़की से शादी होती है। उसके बाद में कभी भी उसके ऊपर में ऐसी हरकत उस लड़की ने नहीं किया। वो तो बहुत ही लज्जाशील थी, उसके अंदर में वो प्रेतात्मा समाने के बाद में अब वो उसका रंग ढंग रवैया सब कुछ बदल चुका था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी सूरज जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसे कोई घटना है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाई तो ज़रूर करना। और फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।